नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का वसंत, चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिये। यह कविता है और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि पक्षी कहीं भी जाकर के संदेश पहुंचा सकता है एक महादेश से दूसरे महादेश तक, और बादल भी कहीं भी बरस सकता है। हम तो समझ नहीं पाते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता, लेकिन हमें कहने का तात्पर्य है कि हमें उनकी भाषा, इन पक्षी और बादल की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन उनकी चिट्ठियों की भाषा पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ जाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी कि हवा के द्वारा हम, अब यहाँ हमारे यहाँ कोई फूल है तो दूसरे देश में वो सुगंध उसकी यानी कि उसके अंदर जो सुगंध है वो हवा के माध्यम से हम उसे भेज सकते हैं। यह वो खुद ब खुद प्रकृति के माध्यम से चला जाता है। और वह सौरभ जो है हवा में तैरते हुए, यानी कि वो जो उसका जो सुगंध है जो वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पाँखों मतलब हुआ उनके पंखों पे तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, एक देश का भाप यानी कि हमारे देश में जब कोई भाप बनता है तो आपको पता होगा कि भाप बनने से ही बारिश होती है। तो जब भाप बनता है और दूसरे देश में जाकर वो बरस जाता है, पानी बन कर के बरसता है। तो इस तरह आपने पढ़ा अभी रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये। बहुत ही छोटी सी कविता है। तो आइए एक नज़र हम इनके कुछ प्रश्नों पर डालते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकियों क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए बताया है कि इनकी बातों को सिर्फ हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। इनकी बातों को सिर्फ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बस वही समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका आंसर होगा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे यहाँ कोई कुछ वास बन के जाता है तो वो दूसरे देश में जाकर बादल बन के बरस जाता है। हम प्रकृति जो है वो भेदभाव नहीं करती है।
ईश्वर के लिए पूरी पृथ्वी ही उनकी धरती उनकी ही है। और हम मनुष्य भेदभाव बरतते हैं। हम क्या करते हैं कि धरती को हमने टुकड़ों में बांट दिया है कि ये तुम्हारा है और ये हमारा है, पर ईश्वर की नज़र में सभी उन्हीं का है। अगला है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ यही पढ़ पाते हैं जो हमने ऊपर अभी बताया कि वो भेदभाव नहीं करते, वे कहीं भी बरस जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे ही हैं, अगर वो ये देखकर छाया नहीं देते किसी को कि वो अमीर है या गरीब। वो अमीर है तो उसको छाया देना चाहिए, और अगर ये व्यक्ति गरीब है तो उसको छाया नहीं देनी चाहिए। ऐसा पेड़ पौधा नहीं करता। पानी और पहाड़ के साथ भी वही बात है। पानी जो है यानी नदी भेदभाव नहीं करती है कि मैं इस तरफ से नहीं बहूँ, मुझे नहीं बहना है, मुझे उस तरफ से बहना है। नहीं, वो सभी की प्यास बुझाती है। और पहाड़ भी है सभी के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर हमने पढ़ा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि एक देश की धरती किस तरह दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो वो हवा के माध्यम से भेजती है। तो कहने का यहाँ इस कथन का कहने का तात्पर्य या इसका भाव कुछ और है। इसका भाव है बच्चों की हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हमें यह कविता एकता, सद्भावना और एक साथ मिलजुल कर रहने की तरफ इशारा करता है। हमें एक साथ एकता में बांधे रखने का प्रतीक है यह कविता। ये छोटी सी कविता बहुत ही अच्छी कविता है। तो बच्चों आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।